सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और थोड़ा बहुत पिछले एक दो दिन में पढ़ा होगा जो 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। बजट सबने सुना ही होगा, बजट क्या होता है। हालांकि हर घर में बनता है, सरकार को तो छोड़ो, इंडिविजुअल हाउस से लेके मतलब घर घर से लेके हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कंपनी हो कुछ भी हो, सब बजट बनाते हैं। फैमिली ट्रिप पे जाते हो, गोवा जाना है, एक बजट बनता है ना कि 2 लाख रुपए खर्चेंगे, 4 बंदे हैं, किसी भी चीज़ का, तो बजट इसे बोलते हैं सिंपल भाषा में। अगर अब हम पढ़े इकोनॉमिक्स की भाषा में तो आपको देता हूँ बजट का इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, याद रखना, एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें आइटम वाइज एस्टिमेट्स होते हैं पेमेंट्स के और रिसिप्ट के, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और पेमेंट्स के। और जो गवर्नमेंट बजट बनता है वो हमेशा एनुअल, 1 साल का बनता है, यानी कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स में इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है इसको बोलते हैं एनुअल बजट। और जो हमारा बजट होता है वो कभी भी एक्चुअल फिगर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, हमेशा एस्टिमेटेड फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो आने वाले साल में होना है ना। तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, सरकार भी नहीं जानती कि क्या खर्चे होंगे, लेकिन उनके पास एक एस्टिमेट होता है कि हाँ आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चे करेंगे। तो इस बात को याद रखना हमेशा, ये जो बजट होता है, बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड। और हमेशा ये नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए बनता है। फिस्कल ईयर मतलब वही 1 अप्रैल, मतलब कि इस साल का जो बजट होगा, ये मतलब 2024 का बजट जो होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक जाएगा। अब आपने सुना होगा बजट, तो आपने समझ लिया क्या होता है। बजट हर लेवल पे बनता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हर कोई अपना अपना बजट बनाता है। पर हमारे कोर्स में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, मतलब यूनियन बजट, उसे यूनियन बजट बोलते हैं। हम इस साल अपनी पढ़ाई सिर्फ यूनियन बजट तक ही करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वही दिया हुआ है। ये वो बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, साथ साथ लिखते रहना गवर्नमेंट। और हाँ, ये चैप्टर भी शायद 6 नंबर का ही है, ये अकेला चैप्टर 6 नंबर का है, तो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा और नंबर काफी होल्ड करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यूनियन बजट अब हर साल फरवरी में, आपने सुना होगा, फरवरी से पहले मतलब जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, हमारा बजट बन गया। निर्मला सीतारमण जी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट बजट प्रेजेंट किया था। हर साल बजट बनता है, हर साल चेंजेस आते हैं। कभी आपने सुना होगा जीएसटी इतना बढ़ा दिया, जीएसटी इतना कम कर दिया, या लग्जरियस गाड़ियां होती हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्री है, तो हर इंडस्ट्री के लिए अपना एक बजट बनता है, रेलवे के लिए अपना। जो बजट होता है ये डिसाइड होता है, मतलब कि बजट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब सरकार करना क्या चाहती है आने वाले सालों में। इलेक्शन में सुना है ना, मोदी जी कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि कोई करे ना करे हमें मैटर नहीं करता, लेकिन सब एक अपील करते हैं पब्लिक को कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये डिटरमाइन करता है बजट को। ये था यूनियन बजट, तीनों लेवल पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद हर साल जो बजट होता है, बाय कन्वेंशन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री डायरेक्ट करते हैं कि बजट किस दिन प्रेजेंट होगा, लेकिन हमेशा से आज तक यही चलता आ रहा है कि फरवरी के 1 डे को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। और बजट प्रेजेंट करने से पहले ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो। जब तक वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होगा तब तक वो बजट नहीं खिलाएगा। तो ये लिख लो, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। Now from last several years it is presented on the 1st day of February only, but the president has the right or authority to change the date, and as per his convenience he can say any date, and the finance minister has to present the budget on that particular date only. तो ये था हमारा बजट का इंट्रोडक्शन, सिंपल सा बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। एक बात बोलूंगा, जितनी भी देर की वीडियो बने अपने फोन को डीएनडी मोड पे डाल दे या एयरप्लेन मोड पे डाल के वाईफाई से कनेक्ट कर ले, ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना आए। मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, कल ही स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये 7 महीने, ऑलमोस्ट 6 या 7 जितने भी महीने हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में आप कैसे होगे। कहते हैं ना, 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। ठीक है, एक हद तक ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं
अगर कॉलेज ही नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से? स्किल्स अपनी जगह है, पर एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूशन से लेने में मज़ा ही अलग है। तो ये जो 6-7 महीने है ना, इसमें लग के पढ़ लो, बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ। फ्रेंड सर्कल रखो, एक लिमिट तक रखो, क्योंकि जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो आगे रहते हैं। जैसे हर कोई कहता है स्कूल के फ्रेंड से कनेक्शन टूट जाता है, अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो आपका लॉन्ग लाइफ रहेंगे। लेकिन अब ये 6-7 महीने के लिए थोड़ा पार्टीज में जाना, इवेंट में जाना, गेम्स वेम्स थोड़ा कम कर दो। ये नहीं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहोगे तो पागल हो जाओगे। पढ़ाई के साथ खेलना है, लेकिन एक लिमिट तक, और पढ़ाई पे अपना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर दो। अब जैसे क्लास ले रहे हो, बीच में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, XYZ लाइक योर फोटो, फिर बंदा कहता है लाइक को देखो किसने लाइक किए, कितने हो गए। स्नैपचैट आ जाएगा, जितने भी हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब पे DND लगाओ, सिर्फ 50 मिनट ये देखो। उसके बाद सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो देख ली, 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, 70% कॉन्सेप्ट साफ। जो 30% है वो आएगा सेल्फ लर्निंग से। और एक बात बता दूं, अगर सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे ना, कॉन्सेप्ट बताओगे, पेपर में जब आंसर लिखने बैठोगे ना, आंसर बनाने नहीं आएंगे, राइटिंग फॉर्मेशन नहीं आएगी कि आंसर को कैसे फ्रेम करें। सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट होने से बात नहीं बनेगी, उसे बयां करना भी आना चाहिए, अपनी शीट में उन अल्फाजों को लिखना आना चाहिए, तभी आप पूरे नंबर ला पाओगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसके आगे लिख लो, यूजुअली फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी, यूजुअली डे 1 ऑफ फेब्रुअरी। थोड़ा बाहर बच्चों का शोर आ रहा होगा, आज छुट्टी है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि डिटरमाइन करते हैं बजट को। मैं इसको रब कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ने का ना मजा ही अलग है, मतलब समझो ना, पूरे देश का पैसा संभालना है, एक बहुत बड़ा दर्जा होता है इकोनॉमिस्ट बनना और इकोनॉमिक्स पढ़ना। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। आपको क्लियर दिखेगा ऑब्जेक्टिव। 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कोर्स में, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, जिससे वो बजट सेट करती है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? अपने जितने भी सिटीजन हैं उनका वेलफेयर करना, उनकी भलाई चाहना। बनाया भाई हम ही नहीं है ना, कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, तो वो हमारे लिए तो कुछ करेगी। उनका मेन मोटो यही होता है कि पब्लिक वेलफेयर हो सके और लोगों के हित में चीजें करें, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट हो। लॉस में तो कोई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। तो ऑब्जेक्टिव में मेन जो 2 चीजें होती हैं, जिनके ऊपर सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं, वो ये हैं। पहले ये लिख लो, इकोनॉमिक मोटिव में आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्स लिख रहा हूं, मैक्सिमाइजेशन है। दूसरा आता है सोशल वेलफेयर, मतलब अपने सिटीजन्स के प्रति उनका फायदा करना। इन 2 मोटिव पे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आता है, जिससे हमारा बजट डिटरमाइन होता है, वो होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट करना, गलत जगह से सही जगह, या जो लीस्ट इंपॉर्टेंट जगह है वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पे उन्हें डिप्लॉय करना। इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मिटा रहा हूँ, ये साथ साथ नोटबुक में लिखते रहना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेके फिर वो मजा नहीं आता। मैं आपको टाइम तो देता हूँ, लेकिन साथ साथ लिख लो तो याद रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो गवर्नमेंट होती है, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, इट ट्राइज टू डिप्लॉय द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स टू द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर। सिंपल भाषा में सरकार अपने रिसोर्सेज को वहां लगाती है जहां पे उसको फायदा हो और लोगों का भी हित हो। अब जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आता है बाय गिविंग टैक्स सब्सिडीज और इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, मतलब गिविंग सब्सिडीज और इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, या सब्सिडीज को कह सकते हैं टैक्स कंसेशन। अब जैसे सरकार को पता है, एक फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, एक है टोबैको इंडस्ट्री। हमारी इंडिया में टोबैको बन रहा है, सिगरेट्स, धूम्रपान की जितनी भी चीजें होती हैं सेहत के लिए बेकार है, सोशल वेलफेयर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो सरकार क्या करेगी, उस सेक्टर में टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट है कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली होगा, आप भी नहीं लोगे, मैं भी नहीं लूंगा, तो उसमें टैक्स बढ़ा के टैक्स कम कर देगी उन चीज़ों में जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जैसे कि खादी उद्योग प्रोडक्ट्स, आपने सुना होगा खादी, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस खादी के कुर्ते पहनते हैं। खादी एक फैब्रिक होता है, मतलब फाइन क्वालिटी का फैब्रिक होता है जो इंडिया में बनता है।
कंप्लीटली मेड इन इंडिया, ये हमारे महात्मा गांधी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो सरकार क्या करेगी इस केस में, जो खादी प्रोडक्ट है उन पे टैक्स कम कर देगी ताकि उनका प्रमोशन हो सके और आप वो वाले प्रोडक्ट लो जो हमारे इकोनॉमी में भी मदद करें। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में पहला आता है टैक्स कंसेशन। हेडिंग फिर वही कहूंगा, बुक से एक बार दोबारा पढ़ना। टैक्स कंसेशन या तो दे देगी या फिर क्या करेगी, टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देगी। जैसे टैक्स कंसेशन दिया आपको खादी पे, टैक्स रेट बढ़ाया टोबैको पे, ये ऐसे कर लो इसको, ये टैक्स रेट ही लिख लो, वो तो आप बुक में देख लेना, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के लिए। इसके बाद इसका दूसरा आता है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात आपको और बताऊंगा, यहां तो मैंने ऐसे एंड लिख दिया, पेपर में अगर ये वाला एंड लिखा मतलब कि साइन वाला शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लिख देते हैं ताकि टाइम कम होता है ना, प्रेशर होता है, इसको टीचर गोला लगा देगा और नंबर काट लेगा आधा। रिवैल्यूएशन के लिए जाओगे, इतना आसान नहीं होता कि हर बच्चा रिवैल्यूएशन के लिए जाए। मान लो आप 100 नंबर का पेपर कर रहे हैं बढ़िया से, ये लिखा है आधा नंबर कट गया, तो एंड हमेशा AND वाला एंड लिखो, ये याद रखना। चलिए हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे एंड लिख लेना। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या है समझ आ रहा है, सरकार खुद मतलब बाय ओन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। अब ऐसा क्यों? हमारे देश में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है, जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल कह लो या जो सोशल वेलफेयर के लिए होती है, जिसमें सरकार अपना प्रॉफिट बहुत कम रखती है ताकि वो कॉस्ट निकाल सके बस, जैसे कि रेलवे है या फिर कह लो डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है। इन सब में आपने सुना होगा सिर्फ सरकारी इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, इंडियन रेलवेज है। लॉ डिफेंस में सिर्फ हमारी नेवी, इंडियन नेवी काम करती है, इंडियन बॉर्डर फोर्स, एयर फोर्स, सिर्फ ये काम करते हैं। तो इन वाली जो भी इसके अंदर आती है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें सिर्फ सरकार बनाती है ताकि मान लो प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दी, रेलवे दे दिया या कोई भी दे दिया, वाटर सप्लाई दे दिया, उन्हें बनाना है प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्रॉफिट मोटो से काम करेगी, वो हर गुड्स एंड प्राइस के रेट बढ़ा देंगे। ये है एसेंशियल नीड्स। एसेंशियल नीड के रेट बढ़ गए तो देश में महंगाई हो गई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इससे सोशल वेलफेयर कम हो गया। तो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस हैं जो सिर्फ सरकार अपने आप बनाती है और अपनी रिसोर्सेज उन पर रीएलोकेट करती है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। इसके अंदर यूजुअली पब्लिक गुड्स होते हैं। अब पब्लिक गुड क्या होता है? पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो हमारी कंट्री में ग्रुप्स के द्वारा यूज होते हैं, मतलब उनको, जैसे पार्क है, कम्युनिटी पार्क हो गया, या सरकार ने कोई पार्किंग बनाई है, जो भी सरकारी जगह है, कोई मॉन्यूमेंट है, ये हर कोई यूज कर सकता है। मतलब आप इसमें किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आपके बुक के अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं कि जो पब्लिक गुड होते हैं मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है, इसमें आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। पहला आ गया एक्सेप्ट मॉन्यूमेंट्स, वो पब्लिक गुड नहीं है, वो तो मॉन्यूमेंट जगह होगी। पब्लिक गुड में आपका पार्क आ गया, पार्क आप जाते हो, वहां पे कोई टिकट फीस नहीं लगती, हर कोई घूम सकता है। पब्लिक गुड में पहला पॉइंट आता है दे आर नॉन रिवैलरस। दूसरा आता है नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्स बच्चों का ध्यान भटक जाता है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब, नॉन रिवैलरस मतलब कि हर कोई इसे यूज करेगा, ऐसा पर्टिकुलर किसी के पास राइट नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा इस मतलब कोई भी सर्विस को यूज करे। जैसे बस सर्विस है, रेलवे सर्विस है, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ आप यूज कर सकते हो पूरे देश में, चाहे कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कैसी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, हर कोई यूज कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब किसी के पास राइट नहीं है कि किसी दूसरे बंदे को उस जगह में आने से रेस्ट्रिक्ट कर दे, ईदर ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एनीथिंग। तो नॉन एक्सक्लूडेबल में आता है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। ये आता है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। और आपने सुना होगा प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड वो होते हैं जिनके बदले में आप पेमेंट करते हो और आप उनका यूज लेते हो। मतलब जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, आप वहाँ पेमेंट करते हो ना, पेमेंट के बदले आपको फैसिलिटी मिलती है, तो उस केस में वो प्राइवेट गुड वो यूज कर सकते हैं जो उसके बदले एक अमाउंट पे कर रहे हैं। तो पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में सिर्फ इतना सही अंतर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। हॉट्स क्वेश्चन में क्या होता है,
आपको एक सिनेरियो दे देंगे या दे देंगे गवर्नमेंट ने ये किया या फिर गरीब लोगों के लिए ये स्कीम निकाली, तो इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव दर्शाया जाता है। तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो है रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ, वेल्थ भी लिख लो, वेल्थ इन इक्वालिटी, मतलब हमारे देश में जो इनकम है लोगों की उसके बीच में जो असमानता है या वेल्थ है जो उनकी असमानता, मतलब किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। हमारे देश में क्या दिक्कत है, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जो लो है जिनकी इनकम लो है वो लो पे ही रह रहे हैं, मिडिल क्लास पे ही है, स्टेबल है। तो इससे क्या है, मतलब जो अमीर है वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जो गरीब है वो कम कमा पा रहे हैं। तो सरकार ने अपने बजट की एक ऐसी स्कीम निकाली, मतलब एक ऐसा टैक्टिक निकाला, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिससे कि इनकम इन इक्वालिटी कम हो सके और सब में पूरे देश में इनकम इक्वल रहे। अब होगा क्या, अगर देश में सबकी इनकम इक्वल होगी ना तो प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी, मतलब वी विल बी कॉल्ड अ रिचेस्ट कंट्री। अगर हर कोई अमीर है, अमीर नहीं लेकिन हर कोई बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पाए, तो वो हमारा मेन प्रायोरिटी कंडीशन में आता है। अब इसके लिए सरकार ने क्या करा, इनकम और वेल्थ को कम करने, इनक्वालिटी को कम करने के लिए जो रिच क्लास है ना या इलाइट क्लास जो जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, सरकार ने उन पे टैक्स ज्यादा लगाया, और जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उन पे टैक्स कम लगाया। अब जो हाई क्लास है जिन पे टैक्स ज्यादा लग रहा है उनसे जो टैक्स आ रहा है वो सरकार ने यूज करना शुरू किया लो क्लास के लोगों के लिए, ताकि उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जिनकी इनकम लो है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो मेहनत इतनी कर रहे हैं और इनकम उनकी कम है, तो उन लोगों को उनकी बेसिक नीड मिल सके उसके लिए सरकार ने अलग अलग सर्विसेज निकाली। बीपीएल फैमिलीज के लिए फूड ग्रेन प्रोवाइड करने शुरू करे चीप रेट में। तो ये सब जितनी भी फैसिलिटीज है वो कहाँ से आ रही है, जो रिच क्लास है उनके टैक्स से हमें फायदा मिल रहा है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे बेसिक एमिनिटीज को। तो ये आता है हमारा रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ इन इक्वालिटी। तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाम से समझ आ रहा होगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी in the terms of economics means there should be least price fluctuations in the economy so that the uncertainties in the economy can be reduced to the extreme। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं पैसे, कभी कम, महंगाई बढ़ती है, महंगाई कम होती है, ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। हर देश के प्राइस हर गुड के लिए स्टेबल रहें तो वो सही रहता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सरकार ये चाहती थी कि मतलब चाहती है कि जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में रहे। जैसे कि अब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है जब हमारी इकोनॉमी, तब सरकार क्या करती है, तब सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। अब एक्सपेंडिचर को कम करने से क्या होगा, मान लो सरकार ने फ्लाईओवर बनाना था, मेट्रो बनानी थी, कुछ भी बनाना था, तो एक्सपेंडिचर करती बहुत ज़्यादा करती, तो गुड्स की सर्विस की डिमांड बढ़ती। मतलब सरकार को कोई गुड चाहिए, पत्थर चाहिए, बजर पुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, XYZ ब्रिक्स चाहिए, ईंटें जिन्हें कहते हैं, कुछ भी चाहिए, डिमांड बढ़ती। तो सरकार अपने वेंचर्स को, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल देती है। अब होल्ड पे डालने से क्या होता है, डिमांड कम हो गई, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होता है, इन्फ्लेशन होता है एग्रीगेट डिमांड की वजह से, वो कम हो जाता है। या फिर सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, टैक्स बढ़ा दिया, गुड्स महंगे हो गए, आपकी परचेसिंग पावर कम है, मतलब पहले से ही जो थी वो कम रह गई, तो अब आप गुड्स नहीं खरीद पाओगे, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होता है। उसी की दूसरी ओर जब डिफ्लेशन होता है तब सरकार गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है, अपने जो टैक्सेस हैं उनको कम कर देती है, सब्सिडीज देनी शुरू करती है ताकि लोग पैसा निकाले खर्चे और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाए। 11th में पढ़ा होगा ना, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, ये वही है, ताकि इक्विलिब्रियम पे हमारी इकोनॉमी आ जाए और बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो ये आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देश की फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी होती है, जो सरकारी
फर्म होती है या जो पब्लिक होती है, आपने पढ़ा होगा पब्लिक एंटरप्राइज 11th में भी पढ़ा था, प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम, लीस्ट, ये वही पब्लिक एंटरप्राइज है। इसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है। पब्लिक एंटरप्राइज जैसे कि रेलवे हो गया, इनकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही क्यों करती है? ये इसलिए करती है, हमने पहले भी पढ़ा, ये होती है बेसिक नीड या जो ज़रूरी है, ये की जाती है सोशल वेलफेयर से, और गवर्नमेंट इनको इसलिए मैनेज करती है ताकि ये बेस्ट एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। अब अगर इनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाएगा ना, वो प्रॉफिट मोटिव के कारण सोशल वेलफेयर को भूल जाएंगे। इसमें स्पेशली क्या होता है, आपकी बुक में टर्म मेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर एक कंडीशन होती है, कंडीशन तो नहीं, एक टर्म होता है नेचुरल मोनोपोली। मोनोपोली आपने पढ़ा होगा, जब कोई एक कंज्यूमर एक गुड बेचता है तो मतलब उसका राज हो जाता है वहां पे। अब मान लो एक कोई भी XYZ, मैं गाड़ियां बनाता हूँ, सिर्फ पूरे देश में मैं ही गाड़ियां बनाता हूँ, तो मेरी बिकेंगी। मैं गाड़ी को 10 लाख से 15 लाख कर दूं, 18 लाख कर दूं, 20 लाख कर दूं, आपको लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बनाता ही मैं हूं। तो मोनोपोली में ये दिक्कत रहती है। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली मतलब जो गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो लीस्ट रेट पे होगी। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी गुड्स एंड सर्विस को मेंटेन मतलब बनाए एट द लीस्ट कॉस्ट, और उस रेट में कोई और बना ही ना सके, उसे बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली बनाना। मतलब और कॉम्पिटिटर हैं, पर जिस रेट में आप बना रहे हो ना, उस रेट में कोई बना ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी आपकी मोनोपोली बन जाएगी, उसे बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो ये आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर। ये छोटा सा पॉइंट है कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसको हमारी सरकार मेंटेन करती है ताकि एफिशिएंटली मेंटेन हो सके, वर्क कर सके, स्मूथली ऑपरेट कर सके, और ये बात बार बार बोलूंगा, सोशल वेलफेयर रहे। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले लिख लेते हैं एडिंग साथ साथ, इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरे नंबर पे जो पढ़ा था वो था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल GDP ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ फिस्कल ईयर। अब इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हो कि जो हमारे देश की GDP, हर साल आपने पढ़ा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP हर साल देश की निकलती है। जैसे पीछे हमारी नेगेटिव चली गई थी कोरोना काल में, उसके बाद एकदम से बहुत बूम आया, तेज हुई। तो GDP क्या होता है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में जितने भी फाइनलाइज्ड गुड्स बन रहे हैं उनकी प्रोडक्ट वैल्यू को बोलते हैं GDP। आगे हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़े टाइम बाद आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जब हमारे देश की गुड्स एंड मतलब वॉल्यूम बढ़ती है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने की, तो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब इसको करने के लिए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। सरकार जो होती है हमारी गवर्नमेंट, वो टैक्स कंसेशन देती है या रिबेट या सब्सिडी देती है जो प्रोडक्टिव वेंचर्स होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं। अब प्रोडक्टिव वेंचर पे सब्सिडी देने से क्या होगा? प्रोडक्टिव वेंचर मान लो सरकार कह दे कि सीमेंट पे हम थोड़ी सब्सिडी दे रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्टिव वेंचर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो क्या होगा? उससे लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपनी सेविंग्स उसमें लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमी में नई चीज़ें बनेंगी, जिससे डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट से GDP बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, सरकार खुद से इनिशिएटिव लेती है कि वो प्रोडक्टिव वेंचर बनाए या कोई भी नए प्रोजेक्ट शुरू करे। जैसे कि सरकार ने कहा हमें मेट्रो बनानी है, अब गवर्नमेंट मेट्रो बनाएगी, लेबर लगेगी, सामान लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, मतलब जो आपके मेट्रो के बॉक्सेस इंपोर्ट होंगे, वो बहुत सारी तरीके की कॉस्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी। तो जब प्रोजेक्ट में चीज़ें यूज होंगी, अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, हर सेक्टर से गुड्स चाहिए होंगे, सर्विस चाहिए होंगी, उससे उन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये होता है कि पूरे देश को साथ लेके चले और उससे सब इकोनॉमी बढ़े हमारी, मतलब इन टोटल हमारी GDP बढ़े। तो अगर गवर्नमेंट नए फ्लाईओवर ये सब चीज़ें बनाएगी तो क्या होगा? हर सेक्टर में नौकरी मिलेगी, प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये आता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये बेसिक सी चीज़ है, ये आप सबको वैसे भी पता होगी। 6th पॉइंट आता है रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी।
इसके अंदर क्या आता है, आपने देखा होगा जितने भी रूरल एरियाज हैं, मतलब कि जो गांव वाले इलाके हैं या जो आउटस्कर्ट्स ऑफ हमारी कंट्री में, मतलब कोने कोनों में बने हैं, जहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे इतना कारोबार नहीं है, जहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को, मतलब उन एरियाज को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्कीम लाती है। लोगों को टैक्स कंसेशन, मतलब टैक्स कम कर देती है, बेनिफिट्स देती है, सब्सिडी देती है, ताकि आप उन पिछड़े इलाकों में जाके इंडस्ट्री सेटअप करो। उन्हें बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब उन एरिया को जहाँ पे सरकार ये सब बेनिफिट देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है सस्ते रेटों में, वाटर सप्लाई सस्ते रेटों में एट लो टैरिफ। तो इन सब चीज़ों से उन इलाकों की ग्रोथ हो सके, वहाँ पे भी लोग आए, वहाँ पे भी इकोनॉमी बढ़े, वहाँ के लोगों को कारोबार मिले, वहाँ पे प्रॉफिट बने, इकोनॉमी की ग्रोथ हो अच्छी। उन एरियाज में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए सरकार अपने बजट में से, ये हम जितने भी पढ़ रहे हैं ना, इन सब में बजट का ही रोल है। जैसे कि यहाँ पे बजट के थ्रू किया था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारे बजट में है, इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कम करना है, मैनेजमेंट पब्लिक एंटरप्राइज में पैसा लगता है भाई मेंटेन करने में, कोई चीज़ फ्री तो चल नहीं रही, सरकार कर रही है, लेकिन कॉस्ट तो आ रही है, लेबर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, बिजली, हर चीज़। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रोडक्टिव वेंचर में पैसा लग रहा है, ये सब बजट में एलोकेट होता है कि इस सेक्टर को हम इतना पैसा देंगे, ये सब हम बजट के पढ़ रहे हैं। इसमें भी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अब सरकार लो टैरिफ पे दे रही है, अपनी जेब से भर रही है ना बाकी खर्चा, वो बजट में होता है। तो बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी फरवरी शुरू होने वाला होता है, हर कोई, हर न्यूज़ चैनल पे, हर चाय की टपरी पे यही डिस्कशन हो रहा होता है, इस बार बजट में किसको रिलैक्सेशन मिलेगी, आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली को फायदे होंगे नहीं होंगे, रिच क्लास को होंगे नहीं होंगे, नॉर्मल क्लास को होंगे नहीं होंगे। सातवां और आखिरी पॉइंट जो आता है, जो इस वक्त हमारे देश की काफ़ी बड़ी ज़रूरत भी है, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब कि रोजगार बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सरकार अपने बजट के थ्रू ये ट्राई करती है कि हर सेक्टर में, हर इंसान को कंट्री में, इकोनॉमी में नौकरी मिले। आपने सुना होगा मोदी जी अलग अलग स्कीम निकालते हैं, एक निकाली थी मनरेगा स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्कीम, जैसे मनरेगा थी, अलग अलग स्कीम में एक स्कीम आई थी, मनरेगा ही थी आई गेस, जिसमें हर व्यक्ति को 100 डेज ऑफ वर्किंग डेज दिया गया था, मतलब वो 100 दिन पूरे साल में काम करेगा ताकि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके कमा के। तो देश, मतलब हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर कोई इतना कमा ले कि अपनी बेसिक नीड, खानी, मतलब खाना या अपना फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये 3-4 चीज़ें, क्लोथिंग हो गई, इसे अफोर्ड कर सके। तो इसके लिए सरकार अपने बजट में से एक पार्ट निकालती है जिससे कि जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बनाई जाए। अब जो फ्लाईओवर बने उस केस में भी एम्प्लॉयमेंट बनी, तो सरकार हर तरीके से अपना बेस्ट ट्राई करती है ताकि जो लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं वो एम्प्लॉयड हो जाए। तो ये 7, मतलब ये 6 हो गए, और एक जो पहले बताया था आपको, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहला दूसरा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप एक ही स्क्रीनशॉट ले लो। रीएलोकेशन, ये आपको याद रहेगा, ऑफ रिसोर्सेज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में इसी ऑर्डर में नोट कर लो, इनको आपकी बुक में भी इसी ऑर्डर में दिए, देख लो। अब ऑर्डर वाइज भी याद होना चाहिए आपको, ऑर्डर वाइज याद होना मतलब आपने बुक का चप्पा चप्पा पढ़ लिया, मतलब रोम रोम में आपके बसाओ कि कौन सा पॉइंट किस पेज पे कहाँ लिखा है, आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट हो के पेपर में जाओ कि एग्जामिनर कोई भी सेट हो, कितना भी मुश्किल सेट किया हो, बस आपके सिलेबस पाओ, आप निकाल दोगे पेपर, 100 में से 100 ले आओगे, बस ऐसे बढ़ के जाओ। मतलब इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें एक रात पहले आपको पता हो, चिल बैठे हो कि सुबह तो पेपर अपने हाथ में ही है, बस इतना आसान रहेगा। और सबको एक टिप दूंगा, जब भी इकोनॉमिक्स का पेपर हो, अक्सर बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि होता क्या, पूरा साल पढ़ते ही नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 3 महीने पढ़ लो। पूरा साल पढ़ोगे नहीं, उन दिनों में पढ़ोगे, रात रात जाग के पढ़ते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं दिमाग में, एक ना स्टेज आती है जब आप इतना पढ़ लेते हो कि फिर दिमाग में नहीं घुसता उस दिन में। एक लिमिट है, 24 घंटे होते हैं, आप 16 घंटे 18 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ पाओगे, 15 घंटे एवरेज टाइम, तो हम भी या जितने लोग होते हैं 5-6 घंटे 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे भी पढ़ लो बहुत होता है, 12-15 घंटे की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स। फिर भी अगर डेली पढ़ो तो ईजी है, और हाँ ना पढ़ो तो सबसे मुश्किल भी यही है। तो अगर इसे आप डेली पढ़ोगे ना, तो एक
आसान रहेगी। और टिप ये थी कि जब एग्जाम हो ना, अगले दिन मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम है, ज़्यादातर सुबह 10:30 या 10 बजे होता है, तो उससे एक दिन पहले रात को मैक्सिमम, चाहे आपका सारा कोर्स हो गया नहीं हुआ, जितने चैप्टर हुए ठीक है, रिवीजन हुई ठीक है, रात को लास्ट 11:30 या 12 बजे सो जाना है। उससे क्या होगा, इसको आराम मिलेगा, रिलैक्स। अगर पढ़ते रहोगे ना 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, मैंने देखा है बच्चों को 1:30, 2, 3 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह नींद नहीं खुलती। नींद खुल भी गई ना, ये काम नहीं करता जल्दी। इसे टाइम चाहिए काम करने के लिए। अगर रिलैक्स होगा ना तो फटाफट काम करेगा। मान लो आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो, सब पढ़ लिया, कोई अचीवमेंट थोड़ी मैंने सारे चैप्टर पढ़ लिए, भाई सारे पढ़ लिए, नंबर सब में कट गए, फायदा क्या। 12 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, पर जो 10 पढ़ो बेस्ट पढ़ो कि उसमें नंबर नहीं छोड़ूंगा, बस वो है। तो रात को 12 बजे तक सो जाओ, सुबह उठ जाओ 7 बजे। 7 घंटे की नींद पेपर से पहले बहुत है, 6 घंटे की भी बहुत है मेरे हिसाब से। 6 बजे उठ जाओ, 6 से 8:30 तक पढ़ो, 2.5 घंटे बहुत होते हैं, उसमें भी आपके 2 चैप्टर निकल जाएंगे, 3 चैप्टर। फिर उठो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, भगवान का नाम लो, पेपर दे के आओ, मेहनत पूरी करिए, पेपर में नंबर बढ़िया आएंगे, नर्वस नहीं होना बस, ठीक है। सेम टिप फॉर सीयूईटी। अभी तो आप मोटा मोटा पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे सोच रहे हैं हमने सीयूईटी में फोड़ना है, लेकिन बोर्ड में क्या है, बोर्ड ऐसे ही पढ़ लेते हैं, घर पे बोल रहे हैं कि बोर्ड में नंबर मैटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड में ही नहीं पढ़ रहे तो आपके सीयूईटी में भी नंबर नहीं आएंगे। सीयूईटी में तो बल्कि आपको डीप में जाना पड़ेगा। जैसे अभी आप ऊपर से थ्योरी पढ़ रहे हो ना, आपको एक एक लाइन से पॉइंटर बना के लर्न करने पड़ेंगे। सीयूईटी में इतना डीप में पूछा जाएगा आपसे, सीयूईटी का पेपर आसान नहीं होगा। इस साल देख लेना आप सीयूईटी के रिजल्ट कितने हुए हैं बच्चों के। लास्ट टाइम सीयूईटी हुआ था जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ पिछले साल, 800 नंबर का पेपर था। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, जनरली 800 में से आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। पिछले साल जिन बच्चों के 800 में से 550 थे ना, या 560 थे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उनको तब जाके ऑफ कैंपस मिला था। साउथ और नॉर्थ तो छोड़ दो। इस साल तो और बुरा हाल हुआ, जिन बच्चों के 800 में से 690 थे, 691, 692, 650 भी थे, उनको ऑफ कैंपस मिला है। साउथ कैंपस तो 700 प्लस में और नॉर्थ कैंपस तो 750 प्लस में। आपने बहुत रील देखी होंगी, नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा थर्ड राउंड में 700 नंबर के बाद। सब इनप्रैक्टिकल बातें हैं, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 750, 760 प्लस के बाद जनरल को मिलता है नॉर्थ कैंपस अच्छे कोर्स के लिए। तो पढ़ना अभी से शुरू करोगे तब जाके मन पसंदीदा कॉलेज मिल पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा कॉम्पोनेंट। कंपोनेंट ऑफ बजट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट सीधे ही पूछ ली जाते हैं कभी कभार, तो ब्रीफ नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के 2 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला रिवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। पहले रिवेन्यू बजट। इन सिंपल टर्म, revenue budget is all about government's daily revenue, that is income, and daily expenditure, gross या net of daily expenditure and revenue। सरकार की जो डेली इनकम आती है ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर जो भी वो एक्सपेंडिचर करती है वर्किंग पे, डे टू डे वर्किंग में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में, अथॉरिटीज़ पे, वो सब हर तरीके का खर्चा आता है रिवेन्यू बजट में। और कैपिटल बजट में सिर्फ वो खर्चे आते हैं जो कैपिटल एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारी इकोनॉमी के, इन्वेस्टमेंट से या जिसी भी चीज़ से। अभी आगे पढ़ेंगे, ये है रिवेन्यू बजट, ये है कैपिटल बजट। इसके भी 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम अब ये देख लो, इसके बाद हम साथ साथ पढ़ते ही जाते हैं। ये 2 टाइप के बजट होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बजट भी 2 होते हैं, मतलब इनके अंदर भी 2 टाइप आते हैं, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। तो पहले हम दोनों के एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर दोनों की इनकम पढ़ेंगे। मतलब जैसे पहले इनकम पढ़ते हैं, रेसिप्ट जिसे बोलते हैं, रिवेन्यू बजट के अंदर आता है। ऐसे लिख लो आप इसको ना, टेबल फॉर्म में, रिवेन्यू बजट। यहाँ लिख लो कैपिटल
बजट। इसके अंदर आता है रेवेन्यू रेसिप्ट, मतलब रेवेन्यू रेसिप्ट मतलब जो रेवेन्यू इनकम आ रही है, और एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों इसके अंदर ही आते हैं। एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप सबने फुल फॉर्म में लिखना है। ये पूरा डब्बा, ये पूरे दोनों पॉइंट रेवेन्यू वाले के अंदर आते हैं। कैपिटल के अंदर आता है सेम कैपिटल रिसिप्ट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आ गया आपको रेवेन्यू बजट, ये कैपिटल बजट। अब रिसिप्ट से समझ आ रहा है जो पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर से जो पैसा जा रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट उस इनकम को बोलते हैं, मतलब ऐसा पैसा जो हमारे पास आ रहा है जिससे ना तो हमारा कोई एसेट कम हो ना हमारी कोई लाइबिलिटी बढ़े। रेसिप्ट है ना, मतलब घर में पैसा आ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में पैसा आ रहा है, तो क्या आप ये चाहोगे कि हमारा कोई एसेट बिके या हमारा कुछ अच्छी चीज बिके तो पैसा है, या हमारा कोई कर्जा बढ़े तो पैसा है? नहीं ना। तो ये वही चीज है, ना गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो ना कोई लाइबिलिटी बढ़े, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। द रेवेन्यूज दैट आर गेन्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम नॉट डूइंग, मतलब फ्रॉम नॉट डिक्रीजिंग इट्स एसेट इधर नॉट इंक्रीजिंग इट्स लाइबिलिटी। अब इसके अंदर आपको एग्जांपल देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? सबसे पहला मान लो इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल सरकार लोन देती है, पब्लिक को लोन देती है, फॉरेन अथॉरिटीज को देती है, और भी बहुत जगहों पे लोन देती है, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, यूनियन टेरिटरीज को देती है, लोकल गवर्नमेंट को देती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, जितने लोन है इन सबसे इंटरेस्ट आ रहा है। लोन हमारा एसेट है क्योंकि वो सामने वाला हमारा डेटर बन गया, लोन एसेट है, पर जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो एसेट है ना लाइबिलिटी है, वो तो रिकरिंग नेचर का एक रिसीविंग है आपके पास, रिसिप्ट है रिकरिंग नेचर का जो आपके पास आना ही आना है। ना उससे आपका लोन कम हो रहा है इंटरेस्ट आने से, ना लोन बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, ना डेटर कम हो रहा है, आप पे सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है। तो इससे ना हमारे एसेट कम हुए ना हमारी देश की लाइबिलिटी बढ़ी। तो ये आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो टाइप होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो टाइप होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट मिटा के। दो तरीके से कमाते हैं हम, टैक्स रिवेन्यू या नॉन टैक्स रिवेन्यू। पहला आता है टैक्स रिवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू। दो तरीके के आते हैं। टैक्स रिवेन्यू जो ऑल द इनकम्स दैट द गवर्नमेंट अर्न थ्रू टैक्सेस, थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस और एनी फी पेनल्टी, वो आते हैं, फी पेनल्टी नहीं सिर्फ टैक्सेस, वो आते हैं टैक्स रेवेन्यू में। और जो भी इनकम सरकार कमाती है विदाउट एनी टैक्सेस वो आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये साथ साथ लिख लेना, यहां से मिटा दो इसे, इसको दोबारा समझाना ही है आपको। इसके अंदर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जिनका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस विच या हुज बर्डन यू कैन नॉट शिफ्ट ऑन दी अदर एंटिटी और ऑन अदर पर्सन। मतलब जो टैक्स आप पे लगा है उसको आप ही को भरना है, कोई और नहीं भरेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो टैक्स होते हैं ज्यादातर होते हैं ऑन द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। एक कंपनी या हमारे जैसे नागरिक की इनकम या प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। आप जो पैसा कमा रहे हो इनकम टैक्स भर रहे हो, आपकी इनकम का टैक्स कोई और तो नहीं भरेगा ना, आप अपनी इनकम से भरोगे, तो उसे बोलते हैं इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी प्रॉपर्टी के लिए आता है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जो आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स आते हैं। इनका जो बर्डन होता है वो आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। और एक बात और, जो टैक्स होता है वो कंपलसरी पेमेंट होता है, मतलब आपको अगर सरकार ने कहा है कि इस चीज पे टैक्स देना है तो आपको देना ही पड़ेगा, आप उसे मुकर नहीं सकते, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दूसरी चीज, जो आप टैक्स भरते हो आप उसके बदले में कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट सरकार से एक्सपेक्ट
नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मैंने इनकम टैक्स भरा है तो गवर्नमेंट मेरे घर के आगे मेरे लिए एक रोड बना देगी, या मैंने अपनी इनकम से टैक्स दिया है मेरे लिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दे। ये सब चीज़ें नहीं होती। जो टैक्स होता है उसका कम्युनल बेनिफिट होता है, मतलब पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता। ये आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स में। इसके एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकम टैक्स या फिर कह लो कैपिटल गेन टैक्स। पहले हमारा एक वेल्थ टैक्स भी होता था, वेल्थ टैक्स। ये सब आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स, भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। इसकी एग्जाम्पल लिखी लो एक बार के लिए, बुक में लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, या फिर एक कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन। और भी एग्जांपल है, ये पता होने चाहिए। कैपिटल गेन वाला पूछ लेते हैं, इनकम टैक्स पूछ लेते हैं, कॉर्पोरेट वाला पूछ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको भरना है, और आप इन टैक्सेस से बच भी सकते हो, इनको अवॉइड कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्स आते हैं मतलब जिनको आप बच सकते हो, जैसे कि जीएसटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी, क्योंकि हमारे काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूनिफाइड करके सरकार ने जीएसटी निकाल दिया, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर कमोडिटी पे ये अलग परसेंटेज पे लगता है, हर अलग कमोडिटी पे अलग रेशियो है इसकी। ये हो गया, ये हमारा वैट हो गया, पेट्रोलियम टैक्स जो हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। एक इसमें आता है प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में दे दिया प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल कंपनी की प्रॉपर्टी या इनकम पे लगता है, तो बच्चों को लगता है प्रॉपर्टी टैक्स इसमें आता है, लेकिन नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स इसमें आता है क्योंकि उसके अंदर अलग चीजें आती हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी टैक्स अगर अलग से मेंशन है तो वो आएगा हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे ना टीचर जान के क्वेश्चन डालते ताकि बच्चे मात खा जाए, लेकिन क्या पता टीचर को जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ हर चीज़ पढ़ेंगे, बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है प्रॉपर्टी टैक्स। अब जीएसटी है, आप इससे कैसे बच सकते हो। मान लो आपको दूध लाना है, उस पर जीएसटी लगा है। पनीर लाना है पैक्ड आइटम, उस पर जीएसटी लगा है। कोई भी सर्विस, गाड़ी लानी है जीएसटी लगा है, कैमरा लाना है जीएसटी लगा है, फ़ोन लाते हो जीएसटी लगता है। इन चीज़ों को अगर आप ना लो तो ये खर्चे अवॉइड हो गए, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ा। ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जिनसे आप बच सकते हो, या इनका आप इनके लिए आपके लिए कोई और भी भर सकता है। मान लो दूध मैंने लिया, टैक्स किसी और ने भर दिया ना उसकी पेमेंट करके। लेकिन जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये आप ही को भरने हैं और एक कंपलसरी है भरना। जैसे इनसे तो बच गए कि हमने सामान नहीं खरीदा, ऐसा थोड़ी है इनकम कमा ली और बच गए। हालांकि लोग बहुत सारे तरीकों से टैक्स कम भर लेते हैं, लेकिन भरना पड़ता है। तो ये हो गए डायरेक्ट, ये हो गए इनडायरेक्ट, जिनका इंसिडेंस ऑफ बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। ये होते हैं दो टाइप के टैक्स रिवेन्यू। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये आता है टैक्स रिवेन्यू के अंदर, ये दोनों रिवेन्यू रिसिप्ट की है पार्ट। कैपिटल रिसिप्ट पे भी हम पहुंचेंगे। अब आएगा नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब वो रिवेन्यू जो सरकार अपने टैक्स से नहीं कमाती, उसके बिना। इसके अंदर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, मतलब टैक्स से नहीं कमाना, बस इम्पोजिशन ऑफ टैक्स नहीं है, अलग तरीके हैं। इसके अंदर आ जाता है पेनल्टीज, इंटरेस्ट रेट, या सरकार जो अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेचती है उससे जो पैसा, नहीं वो आएगा कैपिटल में, हाँ याद रखना, सॉरी। इंटरेस्ट रेट हो गया, या फिर पेनल्टी हो गई, या फीस हो गई, या फोरफीचर हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, एस्टेट हो गई, गिफ्ट या ग्रांट हो गए। अब पढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट क्या होता है? सरकार लोन देती है यूनियन को, यूनियन टेरिटरीज को, या स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को। टैक्स दिया, पब्लिक को देती है, बदले में इंटरेस्ट लेती है, जो पहले पढ़ा था। इंटरेस्ट टैक्स तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट से ना कैपिटल हमारी एसेट बिक रही है, मतलब कम हो रही है, ना लायबिलिटी भर रही है। तो ये हो गया हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू में। फीस या पेनल्टी, आपको जब कोर्ट में जाते हो, कोर्ट की फीस लगती है, या कोई भी सरकारी काम करते हो उसकी फीस लगती है, वो आता है फीस में। या आप कोई सरकारी ऑर्डर ना मानो, लाल बत्ती टाप लेते हैं, पेनल्टी लगती है, फाइन कटता है, ये आता है सर नॉन टैक्स रिवेन्यू में। इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है गिफ्ट एंड ग्रांट। फॉरेन कंट्री से जो हमारे बाहर के देश के लोग या प्रधानमंत्री फॉरेन कंट्री के हमें गिफ्ट भेजते हैं,
या हमें ग्रांट, ग्रांट वो चीज़ होती है जिसपे कभी इंटरेस्ट नहीं लगता। लोन और ग्रांट में फ़र्क है। ग्रांट आपको एक फंड मिलता है जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं लगता और आपको चुकाना नहीं होता, तो ये हो गया ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसमें एक स्पेशल टर्म है एस-चीट, ये जो आपके लिए नया टर्म है वो लिख रहा हूँ सिर्फ, ये फाइन पेनल्टी तो सब आपको पता है। एस-चीट, एस-चीट बोलते हैं क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल हु डाइड विदाउट लिविंग एनी लीगल हायर और विल। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति देश में जो मर गया, उसका कोई बच्चा नहीं था, मतलब लीगल हायर नहीं था जिसको वो उसकी प्रॉपर्टी या इनकम पे होल्ड कर सके, और ना उस बंदे ने कोई विल लिखी थी, मतलब कि मेरे मरने के बाद मेरा सामान किसके पास जाना चाहिए। इस केस में उसकी जो भी प्रॉपर्टी या वेल्थ होती है उस पर टेक ओवर कर लेती है हमारी गवर्नमेंट। ये आता है एस-चीट में। इसके बाद जो नया एक टर्म सुनने को मिलेगा वो है फोरफीचर। ये वो वाला फोरफीचर नहीं है जो आपके अकाउंट्स में आएगा शेयर वाली बुक में, ये अलग है। फोरफीचर मतलब पेनल्टी ऑन नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर बाय द कोर्ट। मतलब आपको कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, आपने उसे पूरा नहीं किया, तो उस केस में फोरफीचर, उस फाइन को बोलते हैं फोरफीचर। तीसरा आता है, यहाँ लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और नया है, किसी को नहीं पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा, स्पेशल असेसमेंट। राइटिंग देख लेना, थोड़ी जगह घूमती है। असेसमेंट मतलब स्पेशल असेसमेंट में मतलब सरकार, मतलब गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्टिव वेंचर स्टार्ट किया, आपके घर के पास मेट्रो बनानी शुरू कर दी। अब आपके घर के पास डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियसली बात है मेट्रो बनेगी तो आसपास की सोसाइटी के रेट बढ़ जाएंगे, घरों के रेट बढ़ जाएंगे, आपको मुनाफा हुआ। तो वो जो मुनाफा हुआ ना, गवर्नमेंट उसमें से कुछ पार्ट जब वो मेट्रो बना रही होगी आपसे ले लेगी, क्योंकि उसे पता है आपके इनकम में, मतलब आपकी प्रॉपर्टी में रेट बढ़ने हैं। तो वो जो पार्ट, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कारण अगर आपको गेन हो रहा है तो गवर्नमेंट आपसे एक अमाउंट लेती है, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के सारे पार्ट, नॉन टैक्स भी और टैक्स भी। अब पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट, फिर एक्सपेंडिचर, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ने में सही रहता है, नहीं तो अगर आप रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट उस रिसिप्ट को बोलते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू का उल्टा है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जिससे या तो आपके एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़ जाए। मतलब या तो आपने अपना एसेट को डिसइन्वेस्ट कर दिया या आपका कर्जा यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई। इसका बेस्ट एग्जांपल, कैपिटल रिसिप्ट का बेस्ट एग्जांपल होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब उधारी लेना, चाहे पब्लिक से ली, चाहे फॉरेन अथॉरिटीज से ली, फॉरेन गवर्नमेंट से ली, अपने सेंट्रल बैंक आरबीआई से ली। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, आरबीआई डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है या एज अ बैंक काम करता है, गवर्नमेंट के लिए उधारी देता है, वो ही है। या फिर हमने आईएमएफ से ले ली, वर्ल्ड बैंक से ले ली, जितनी बोरिंग्स हैं इन सब पे हमारा कर्जा मतलब लाइबिलिटी बनती है। तो ये आता है कैपिटल रिसिप्ट। या फिर एसेट कम होना, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल है। एसेट कम होना, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने एलआईसी का कुछ पार्ट प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिया, कुछ पार्ट या पूरी, शायद कुछ पार्ट बेचा है, उसके बदले में काफ़ी करोड़ों रुपए आए। तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो उसकी कंपनी है, उसका कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स, मतलब कुछ शेयर्स या पूरी कंपनी किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को, प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दे, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब अपने एसेट बेच दिए, इन्वेस्टमेंट डिस मतलब कम हो गई, तो उस केस में भी हमारे पास पैसा आता है, तो वो भी आता है कैपिटल रिसिप्ट में। ये दो बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट की। या फिर चलो अभी तो यही दो बेस्ट है, आगे और पढ़ेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट ये बस इसका बिल्कुल उल्टा था, ये दोनों उल्टे हैं, सेम ये दोनों भी उल्टे हैं। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, डेली लाइफ में सुना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन खर्चों को बोलते हैं जिनसे देयर शुड बी नो इंक्रीज इन द एसेट और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। ये उल्टा है, रेसिप्ट में हमारे एसेट कम नहीं होने चाहिए, लाइबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। इसमें एक्सपेंडिचर में हमारे एसेट बढ़ने नहीं चाहिए और हमारी लाइबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप पैसे भर रहे हो तो किसी भी चीज़ के पैसे दे रहे हो, मतलब पर्सनल लेवल पे सोच लो, मैं
कोई भी पैसे दे रहा हूँ तो वो ऐसा पैसा देना होना चाहिए ना तो उससे मेरा कोई फायदा हो, मतलब ना एसेट बने, ना मेरा नुकसान कम हो, मतलब मेरा कर्जा कम हो। समझ गए? नो इंक्रीज इन एसेट, नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार स्कॉलरशिप देती है या फिर पेंशन देती है या सैलरीज बांटती है, ये सब तरीके, ये जब ये भी चीज़ें इंटरेस्ट देती है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है ना, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, ये सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, एम्प्लॉय आपका एसेट है, पर आपने उसे सैलरी दी, वो तो एक्सपेंडिचर है भाई। सैलरी थोड़ी आपके लिए एसेट है, ये लाइबिलिटी है। तो इससे ना एसेट बढ़ा ना लाइबिलिटी घटी, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या आपने पेंशन दी या आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो ये आप एक हेल्प कर रहे हो, मतलब इससे ना आपका कोई एसेट बन रहा है ना लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसी की दूसरी ओर हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब ऐसा खर्चा जिससे एसेट बढ़े या लाइबिलिटी कम हो। मान लो सरकार, जैसे हमारी गवर्नमेंट बना ही रही है, मेट्रो बना रही है, रेल बना रही है, मेट्रो रेल, उससे क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहे हैं। या जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहे हैं। या फिर कह लो एक्सपेंडिचर, कोई भी लोन है उसे चुकता कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई। तो ये सब जितने भी टाइप होते हैं, ये सारे टाइप आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके साथ हमारा बजट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। दोनों टाइप के रेवेन्यू, कैपिटल, रेसिप्ट, एक्सपेंडिचर सब पढ़ लिया। इनके एग्जांपल्स थॉरोली पढ़ लेना, क्योंकि एग्जांपल्स में नंबर करते हैं, ऐसे एग्जांपल दे देंगे जिसमें आपको लगेगा ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू। इस चैप्टर का लास्ट और एक अच्छा नॉलेजेबल टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? मतलब कम। डेफिसिट मतलब किसी मात्रा से कम रह जाना, घाटा। अब हमारे पास बजट है, सरकार बजट बनाती है, लेकिन आपने सुना होगा हर साल कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, बजट में घाटा रह जाता है। हम जितने खर्चे और जितनी इनकम सोचते हैं, उस सिनेरियो में हमेशा इनकम कम रह जाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। हमारे पास डेफिसिट के अंदर 3 टाइप के बजट आते हैं, या वो 3 आते हैं। सरप्लस बजट, या फिर कह लो सेकेंड नंबर वाला आता है बैलेंस्ड बजट, तीसरा डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट कौन सा होता है? सरप्लस बजट इज द बजट इन विच एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल ईयर। मतलब ये वो बजट होता है जिसमें हमारे सरकार के एस्टिमेटेड रेवेन्यू, मतलब जितना पैसा आना है वो एस्टिमेटेड होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर, मतलब हम जितना कमाएंगे उससे कम खर्चेंगे, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट की एक खास बात है, ये बजट यूज़ किया जाता है जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है एग्रीगेट डिमांड के टाइम में, उस केस में ये वाला बजट यूज़ आता है, मतलब कंट्रोल करता है। यूज़ तो क्या आता है सरप्लस बजट? इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बैलेंस बजट मतलब जो हमारे, ये लिख लो यहाँ पे, हमारे रेसिप्ट ग्रेटर देन होते हैं एक्सपेंडिचर, इसमें रेसिप्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस केस में रेसिप्ट लेस देन एक्सपेंडिचर। इस केस में हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं। डेफिसिट बजट में नाम से समझ आ रहा है, बेसिक चीज़ें। डेफिसिट बजट में हमारे रेवेन्यू रेसिप्ट जो होते हैं वो कम होते हैं एक्सपेंडिचर से, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, हम घाटे में हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए वैसे तो अच्छा होता है सरप्लस बजट। क्यों? हमारे पास अगर बजट ज़्यादा होगा, हम प्रोडक्टिव वेंचर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। पर पिछले कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट डेफिसिट में ही है। हम रेवेन्यू में पढ़ेंगे, वो फार साइडेड अप्रोच है, मतलब आपको पढ़ाऊंगा अभी। सबसे पहला डेफिसिट जो आता है, ये तो जनरल बात थी कि कितने टाइप के बजट होते हैं। वो जो हमने कैपिटल रिसिप्ट वगैरह पढ़ा है, वो भी बजट का ही टाइप है, सारा बजट में आता है। डेफिसिट, सबसे पहला डेफिसिट मतलब सबसे पहला घाटा, मतलब जहां पे हमारी सरकार मात खाती है, जहां पे हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा एज कम्पेयर टू आवर रेवेन्यू। सबसे पहला आता है
रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से, ये माइनस का साइन है, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे मतलब वो बड़ी फिगर है, तो बड़ी फिगर में इसी तो छोटी फिगर माइनस करोगे तभी तो हमारा कर्जा सामने आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पहले भी बताया, जो हमारी डे टू डे वर्किंग में खर्चे हो रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट वो जो हम पैसा कमा रहे हैं जिससे कि हमारा कोई भी एसेट ना तो कम हो ना तो हमारी लाइबिलिटी बढ़े। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होती है रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज एक्सपेंडिचर्स। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है इसको ये दर्शाता है कि जो हमारी सरकार है वो अपने डेली रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उनके खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही, उन्हें भी मीट नहीं कर पा रही। उस सिनेरियो में हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये इसकी पहली इम्प्लीकेशन थी। इसकी दूसरी इम्प्लीकेशन ये आती है रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो इसका मतलब है हमारी सरकार डिस सेविंग कर रही है। मतलब अगर हमारे पास पैसा कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वो पूरा कहाँ से हो रहा होगा, डिस सेविंग से। मतलब जो हमारी पुरानी सेविंग्स है, डिस सेविंग उनको बोलते हैं, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस केस में हमारी सरकार डिस सेविंग कर रही है। इम्प्लीकेशन मतलब दर्शाया क्या जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट ये दो बातें दर्शाता है। तीसरी चीज़ जो वो बताता है वो है अगर हमारे देश में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट बोरिंग्स करेगी। बोरिंग हमने पहले भी पढ़ा था, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए रेवेन्यू वाले को बोरिंग करेगी। बोरिंग करने से हमारे कैपिटल रिसिप्ट हाई होंगे। अब बोरिंग करने से उधार तो मिलता नहीं, चुकाना पड़ता है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जब आप इंटरेस्ट देते हो तो उससे क्या होगा, हमने पढ़ा था जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। तो जब आप रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करने के लिए लोन लेते हो, लोन से तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ गया क्योंकि आपको अब इंटरेस्ट भी देना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी सरकार पे फाइनेंशियली बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि अब हमारे को इसके साथ साथ लोन के साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने ही इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो इससे इनएबिलिटी शो होती है हमारी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट ऑपरेशंस में। इसको कम करने के दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट अपनी इनकम मतलब रेवेन्यूज को बढ़ा दे या कर्टेल कर दे अपने एक्सपेंडिचर्स को। ये पेपर में पूछ लिया जाता है हाउ टू कंट्रोल या हाउ व्हाट आर द मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहला जो मेजर आता है इसमें कंट्रोल करने का, वो पहला आता है या तो इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब अपने डे टू डे रेवेन्यूज को बढ़ा दे, चाहे टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दे या कुछ भी करे। दूसरा आता है रिड्यूस एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी खर्चों को कम कर दे, रिड्यूस एक्सपेंडिचर। ये दो पॉइंट आते हैं हमारे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या तो कम कर दे या अपने रेवेन्यू रेसिप्ट को या अपने ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ा दे। ये आता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर। इसी में आपका ग्रीन बॉक्स में पॉइंट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फार साइटेड अप्रोच अ गवर्नमेंट शुड ऑलवेज हैव हायर रेवेन्यू रिसिप्ट एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि जो ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाए जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़े। ये आपको पहले भी बता दिया। ये रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल है। इसके बाद जो अगला आता है, अगला डेफिसिट जो आता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट, वन ऑफ द वाइड स्प्रेड बजटरी टूल है। मतलब काफ़ी यूज होता है और इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिकल डेफिसिट मतलब इक्वल टू टोटल, इसमें टोटल की बात करते हैं, जितने भी खर्चे हैं, चाहे एक्सपेंडिचर कैपिटल हो या रेवेन्यू नेचर का हो या रिसिप्ट कैपिटल हो या रेवेन्यू, पर इसमें एक क्लॉज आता है वो बता रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, पर एक्सक्लूडिंग, ये क्लॉज है इसका, एक्सक्लूडिंग
बोरोइंग्स मतलब जो रिसिप्ट, लेकिन उसमें बस उधारी को नहीं गिनना, उधारी पड़ा था ना, कैपिटल रिसिप्ट में आता लायबिलिटी बढ़ती है। फिजिकल डेफिसिट उस डेफिसिट को बोलते हैं, मतलब जब हमारे देश में टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए हमारे टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अब इसके अंदर क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आता है इसमें आती है रिवेन्यू रेसिप्ट प्लस कैपिटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग, दोबारा वही बोलूंगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट में हम बोरोइंग्स को नहीं गिनेंगे क्योंकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट टोटल आता है, मतलब जब आपका आंसर आएगा कि फिजिकल डेफिसिट इतना है, फिजिकल डेफिसिट को ही हम बोलते हैं बोरोइंग्स, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट दर्शाता है कि सरकार को अपनी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना पैसा और चाहिए। तो कितना पैसा और चाहिए मतलब कितना उधार और चाहिए। तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है उसको भी हम बोरोइंग्स ही बोलते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे आगे तो कभी कभार क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, 6-7 टेबल में पॉइंट दिए होंगे अलग अलग, मतलब अलग अलग खर्चे, बीच में दिया होगा बोरोइंग्स, और आपसे पूछ लेंगे फिजिकल डेफिसिट बताओ। तो उसमें ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जहाँ से आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये सब निकाल सको, लेकिन वहाँ पे जो बोरिंग्स होगा वही, बस जो बोरिंग्स की फिगर है वही पूरा फिजिकल डेफिसिट का आंसर होगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आपको इसकी इम्प्लीकेशन बताता हूँ। क्योंकि ये फिजिकल डेफिसिट दर्शाता है कि गवर्नमेंट बियॉन्ड इट्स मीन, अपनी मतलब सीमाओं से बढ़ के कितना ज्यादा खर्च रही है, तो वो दर्शाता है कि कितने पैसे की और जरूरत है। अब पढ़ेंगे फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन या इसके आफ्टर इफेक्ट कह लो, क्या दिक्कतें होती हैं। सबसे पहला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ट्रैप, मतलब उधार का कर्जा, उधार का ट्रैप मतलब समझ आ गया ना, जाल, उधार के जाल में फंसना। फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली बात है, पहले भी पढ़ा था रिवेन्यू के नेचर में, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरिंग्स लेंगे, बोरिंग लेंगे, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, भला कोई बंदा बिना इंटरेस्ट किया थोड़ी उधार दे देगा, फायदा उसे भी चाहिए, अपना पैसा दे रहा है। तो जब हम इंटरेस्ट चुकाते हैं तब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। आप अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करने के चक्कर में अपना रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा लेते हो। तो इस चक्रव्यूह को, इस सर्कल को, जहाँ पे एक डेफिसिट को कम करने के कारण दूसरा बढ़ता है, उसे बोलते हैं डेट ट्रैप। इसके बाद इसमें दूसरा आ जाता है फॉरेन डिपेंडेंस। अब आपका फिजिकल डेफिसिट है, अपने खर्चे करने हैं, बोरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन अथॉरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, बाहर ये गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है, बोरिंग्स ले लेती है। तो उससे क्या होता है, मान लो अब आप किसी बाहर वाले से पैसा लोगे तो उसका कहीं ना आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस हो जाएगा, या कह लो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे, आपको लगेगा मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। तो वही होता है, हमारी सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाती है जो हमारे मतलब देश के लिए अच्छा नहीं है। एक टाइप से ये हो गया कि आपको किसी ने पैसे दिए, अब आपको उसकी हाँ करनी पड़ेगी, जो बोलेगा वो, तो आप उस पर डिपेंडेंट हो गए ना, मतलब उसके बिना आपका देश नहीं चल रहा। तो फॉरेन डिपेंडेंस मतलब ये होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है इन्फ्लेशन। ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जब फिजिकल डेफिसिट को मीट करने है, पढ़ा था ना डेफिसिट फाइनेंसिंग, वही होगा। गवर्नमेंट RBI से नई करेंसी प्रिंट करवाएगी अगेंस्ट ट्रेजरी बिल। नई करेंसी जब प्रिंट होगी तो क्या होगा, देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पहले पढ़ा था। अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, वही एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन आएगा, जनरल प्राइस लेवल कमोडिटीज का बढ़ेगा। तो ये दिक्कत आती है इन्फ्लेशन में। इसका चौथा और लास्ट पॉइंट, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। आने वाले समय में हमारी ग्रोथ पे नुकसान पड़ता है। फ्यूचर ग्रोथ कैसे हैम्पर होती है, जैसे आपको पहले भी बताया, लोन चुकाना है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हमारे ऊपर कर्जे बढ़ गए, हमारे ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाएगा।
मतलब आपको किसी का पैसा चुकाना है, साथ में लोन भी चुकाना है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो कर्जे बढ़ते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जब किसी को और का कर्जा चुकाना है तो अपने लिए कैसे कुछ लोगे, नहीं लो पाओगे ना। इसे बोलते हैं हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। ये 4 दिक्कतें हैं फिजिकल डेफिसिट की। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डेफिसिट को पूरा कैसे करें, मतलब सोर्सेज टू मीट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। साथ ही साथ तब तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, वीडियो शेयर भी कर दो जब तक मैं लिख रहा हूँ। अब वे जाएंगे मीट करने के। सबसे पहला जो आता है, जो भी पढ़े, डेफिसिट फाइनेंसिंग। वही पहले भी पढ़ लिया, लेकिन आपकी बुक में दोबारा दिया, पढ़ना पड़ेगा। जब न्यू करेंसी प्रिंट होती है, आरबीआई करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल, जल्दी कवर अप करेंगे, वो होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। दूसरा तरीका आता है बोरिंग। लेकिन एक सजेशन होता है देश के लिए, मतलब एक टिप होती है आपकी इसमें लिखी होगी ग्रीन बॉक्स में। बोरिंग मतलब उधारी। हमेशा देश के लिए ना बोरिंग्स आर ऑलवेज बेटर देन डेफिसिट फाइनेंसिंग। रीजन, बोरिंग्स डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, बट deficit financing lead to increase in the money supply, which will ultimately lead into increase in unnecessary inflationary pressure in the economy। मतलब बोरिंग से मनी सप्लाई हमारी देश की नहीं बढ़ती, क्योंकि आपको असल के साथ वापस चुकाना भी है, इंटरेस्ट समेत चुकाना है, मनी सप्लाई में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर इसमें आप ट्रेजरी बिल के खिलाफ मनी सप्लाई में, मतलब नई करेंसी छप गई, नई करेंसी छपी तो देश में फैली, मनी सप्लाई बढ़ गई, वापस तो देनी नहीं वो। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ने से पहले भी पड़ा था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेनी चाहिए एज कम्पेयर टू डेफिसिट फाइनेंसिंग इन मोस्ट केसेस। डिपेंड करता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है, छोटा सा टॉपिक बिल्कुल, वो है तीसरा डेफिसिट। हमारे कोर्स में 3 टाइप की डेफिसिट है। तीसरा डेफिसिट जो आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। यहां लिख लो, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट ये दर्शाता है कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से, जो पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे लिखा है ना, ये होती है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। बुक में लिखा होगा, ये वो इंटरेस्ट पेमेंट है जो आपने उधारी ली होती है, जो कर्जे पहले सालों में लिए होते हैं, उन पर जो इंटरेस्ट है, उसके कारण सरकार को जो लोन लेना पड़ता है, उन इंटरेस्ट कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जो लोन लेना पड़ता है पुरानी डेट पे, उस लोन, उस डेफिसिट, उसकी वजह से जो डेफिसिट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ये फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। अब इसमें ना एक पॉइंट आता है कि इन केस अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट 0 है या नियर टू 0 है, तो उसका इम्प्लीकेशन, उसका मतलब क्या होता है। अब यह मान लेते हैं अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो क्या होगा, मतलब 0 इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस ये, तो क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब वही हुआ जो आपको बताया, सिर्फ हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट्स के कारण सरकार को अगला लोन लेना पड़ेगा, जो उसकी बोरिंग रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इसके कारण है, इंटरेस्ट पेमेंट। और ये एक रूट कॉज है फिजिकल डेफिसिट का, खासकर इंडिया में। मतलब प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया। अब क्या होता है, हमारे देश में मान लो हम लोन लेते हैं, क्योंकि हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लोन लिया, कर्जा लिया, उस पर इंटरेस्ट है, तो हम इतना लोन लेते रहते हैं, हमारे रेवेन्यूज कम है, तो हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो बढ़ता रहता है, जिससे बर्डन होता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी, खासकर इंडिया में तो ये दिक्कत है कि इस इंटरेस्ट के कारण हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। तो ये एक रूट कॉज है, इसके लिए सरकार को नई नई पॉलिसीज लानी पड़ती है, नए तरीके से काम करना पड़ता है। आपके बुक में सिर्फ नहीं लिखा है कि इसके लिए सरकार को
स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिससे कि वो इसे कंट्रोल कर सके, जिससे कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो ना हो। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ हमारा ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन अब ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन कुछ एक दो हॉट्स क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, वो जरूरी है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, आर फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज या नेसेसरली इन्फ्लेशनरी। आर फिस्कल, ये हॉट्स में दिया होगा, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, वो वाले बता दो जो इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि बाद में क्वेश्चन सीरीज पूरी निकालूंगा जिसमें हम सब चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। आर फिजिकल डेफिसिट नेसेसरीली इन्फ्लेशनरी। क्या फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन ही लाते हैं? सोचो इसका एक बार जवाब सोचो। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इसके बाद इसका जवाब सोचो। तो इसका जवाब उम्मीद करता हूँ सोच लिया होगा। इसका जवाब दो पहलू में आता है। पहला, यस फिजिकल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी हो सकता है। अब फिजिकल डेफिसिट हमने पढ़ा था पूरा करने के लिए बोरिंग लेते हैं। अब सरकार मान लो बोरिंग लेती है, वही पढ़ा था, अगर बोरिंग लेगी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उससे हमारी इकोनॉमी में प्रेशर पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? उम्मीद करता हूँ इसका जवाब सबने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर दो पहलू में है। सबसे पहले पढ़ते हैं यस। हमने पढ़ा था फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल रेसिप्ट या रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब सरकार की जो बोरिंग की ज़रूरत है डेफिसिट को पूरा करने के लिए, जो एक मीन है, तरीका है, बोरिंग के लिए सरकार क्या करती है? एक तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, हमने पढ़ा था। सरकार न्यू करेंसी छपवाएगी। न्यू करेंसी छपने से फिर वही घूम फिर के बार बार वही टॉपिक आ रहा है, न्यू छपने से करेंसी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो तब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये इन्फ्लेशनरी होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। पर सेकेंड हैंड पे, ऑन दी अदर हैंड, अगर जो हम बोरिंग्स ले रहे हैं वो हमारे प्रोडक्टिव वेंचर्स में यूज़ हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इकोनॉमी के इन्वेस्ट हो रहा है, तब वो हमारे लिए इन्फ्लेशनरी नहीं है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ाएगा। इट ऐड टू कैपिटल स्टॉक ऑफ आवर इकोनॉमी। कैपिटल एडिशन होगा ना, मान लो फ्लाईओवर बन रहा है, कुछ बन रहा है, एसेट बन रहा है, तो हमारा कैपिटल इकोनॉमी मतलब कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, उस केस में ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होता। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, डज पब्लिक डेट इम्पोज बर्डन? क्या पब्लिक डेट बर्डन इम्पोज करता है? जो सरकार हमसे उधार लेती है, मतलब पब्लिक से डेट लेती है। इसका जवाब सोचो। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इसका जवाब सोचो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसका जवाब मैं बताता हूं। इसका जवाब होगा यस, वो भी 3 सिनेरियोज में, मतलब तीनों में यस है। सबसे पहला, अगर इस डेट को चुकाने के लिए सरकार टैक्सेस बढ़ा दे तो उससे क्या होगा? हम लोगों पे बर्डन पड़ेगा। पब्लिक डेट सरकार को चुकाना है, उसे चुकाने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा दे ताकि उसमें इनकम ज़्यादा है और वो अपना लोन चुका सके, तो इस केस में नॉर्मल पब्लिक पे बर्डन पड़ता है। दूसरा, सरकार वही डेफिसिट फाइनेंसिंग करे, नई करेंसी छापे इस लोन को, डेट को चुकाने के लिए, तब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। तीसरा, अगर जो पब्लिक डेट यूज़ हुआ है वो अननेसेसरी जगहों पे यूज़ हो रहा है या जहाँ से हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, वॉर पे, ऐसी जगहों पे यूज़ हो रहा है, जैसे वॉर हो गई या वैसे वॉर गुड्स हो गए, इन पे यूज़ हो रहा है, जिससे अभी करंटली हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं आ रही,
तो वो भी एक टाइप का बर्डन ही है कि आप पैसा उस जगह पे लगा रहे हो, वॉर में पैसा लगा दिया, वेस्ट हो गया ना, सारा खराब हो गया बेफजूल में, तो इन केसों में हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है। ये मेन 2 क्वेश्चन थे। एक तीसरा क्वेश्चन आता है जो है, जो आपको पहले भी कहा था एक कि डिस्कस करेंगे, हाउ सरप्लस बजट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये सारे हॉट्स में दिए हुए हैं। वैसे सरप्लस बजट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कैसे मदद करता है, वीडियो पॉज करो और सोचो, मैं बताता हूँ। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। सरप्लस बजट मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। तो मतलब जितना सरकार इकोनॉमी में से पैसा ले रही है उतना दे नहीं रही, तो मतलब इंजेक्शन कम हो रहा है इकोनॉमी में पैसों का, तो जिस कारण क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, मतलब पैसा आप इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रैब आउट कर रहे हो इन रिप्लेसमेंट ऑफ इंजेक्टिंग द फंड इनटू इकोनॉमी। तो पैसा आपने ज़्यादा निकाला है तो इकोनॉमी मनी सप्लाई कम हो गया, मनी सप्लाई कम होगा तो पहले ही बताया था एग्रीगेट डिमांड मतलब एडी, एडी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, आप सिंपल समझ लो, डिमांड, पैसा नहीं होगा तो हर चीज़ की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इन 3 क्वेश्चन का। तो इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट हो, चाहे कोई भी डाउट हो, बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत पढ़िएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।